नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। श्रीनगर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भाजयुमो की बाइक रैली में शामिल होंगे सीएम। 12:15 बजे बाइक रैली में शामिल होंगे सीएम। ग्राम प्रधानों के साथ संवाद कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज श्रीनगर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बाइक रैली में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। भाजयुमो की बाइक रैली है जिसमें सीएम धामी शामिल होने वाले हैं। हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, श्रीनगर पहुंच रहे हैं सीएम, क्या तैयारियां हैं? बाइक रैली में भी शिरकत करेंगे? जी देखिए चारुल, अभी 11:15 बजे करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीटीसी हेलीपैड से पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। करीब 12:15 बजे 12:15 पर वो श्रीनगर पहुंचेंगे और 12:15 से करीब 1:30 बजे तक भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो बाइक रैली है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी मौजूद होंगे और इसके साथ ही करीब 1:30 बजे के बाद जो पौड़ी गढ़वाल के जो तमाम ग्राम प्रधान हैं और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, मंडल स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का टिप्स देंगे। हर घर भाजपा, घर घर भाजपा अभियान में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में मुख्यमंत्री उनसे फीडबैक। अब बने रहिए हमारे साथ। संजय पुंडीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, मुख्यमंत्री जब आ रहे हैं और वो भी ऐसे वक्त में जब चुनाव हो तो कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। श्रीनगर एजुकेशन हब के तौर पर भी माना जाता है उत्तराखंड में। ऐसे में क्या एजुकेशन के सेक्टर में कोई बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से मिल सकती है? कोई जानकारी? बिल्कुल चारुल, आपको बता दें 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जो मुख्यमंत्री के दौरे हैं वो लगातार जारी है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रीनगर दौरे पर है जहां एक कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। हालांकि युवाओं को भी बहुत बेहद महत्वाकांक्षा जो मुख्यमंत्री दे रहे हैं। साफ कहा जा सकता है कि आगामी 2022 के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री लगातार इस क्षेत्र के भ्रमण पर है और तरह तरह की विकास कार्य, चाहे केंद्र सरकार की विकास कार्य योजनाएं हो, चाहे राज्य सरकार हो, तमाम तरह की सौगात है वो जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। और सबसे अहम बात, जिस तरह का जो मुख्यमंत्री यानी राज्य सरकार के पास बजट है वो सभी कार्य जो भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि पुष्कर सिंह धामी तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड में काम कर रहे हैं और साफ कहा जा सकता है कि समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। इसी प्लान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्य कर रहे हैं। जी चारुल, बने रहिए संजय हमारे साथ। रोहित भी हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, मुख्यमंत्री के इस दौरे में सबसे अहम चीज है कि देखिए अब ये वक्त आ चुका है कि कुछ अलग करना ही पड़ेगा और इसी के क्रम में हम देखें कि बाइक रैली में भी शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री। क्या कार्यक्रम रहेगा बाइक रैली के अलावा? जिस तरह हमने अभी संजय पुंडीर से भी सवाल किया कि एजुकेशन के सेक्टर में बहुत ज्यादा उम्मीदें श्रीनगर से लगाई जाती हैं, जिस तरह से वहां पर विकास किया भी गया है, लेकिन तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सवाल भी बहुत सारे होंगे। ये देखिए चारुल, बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है पर्वतीय इलाकों पर माफ कीजिएगा, पर्वतीय इलाकों में जो भ्रमण पर है और लगातार जो वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, संगठन के जो तमाम नेता हैं, उनसे समय समय पर फीडबैक भी ले रहे हैं। क्योंकि श्रीनगर जो है वो शिक्षा का हब है। तमाम जो ऐसे छात्र हैं वो उच्च शिक्षा के लिए श्रीनगर पहुँचते हैं और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगातार जो है सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। उच्च शिक्षा का पदभार भी डॉक्टर धन सिंह रावत के पास है, जो लगातार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। और तमाम जो आधुनिकीकरण उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, महाविद्यालय हो, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और सरकार का पूरा प्रयास है कि युवाओं को साथ में लेकर, महिलाओं को साथ में लेकर एक बार फिर से आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में फतेह हासिल किया जाए। आज देखिए तेजस्वी सूर्या का जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कल वो देहरादून में थे, आज श्रीनगर में है। तो मुख्यमंत्री का भी ऐसे समय पर वहाँ पे पहुँचना बहुत कुछ बयां करता है, क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा को भी चुनावी वक्त और ऐसे में हर पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा हुआ है। आप बने रहिए रोहित, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र की लगभग 200 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री द्वारा 18 करोड़ 20 लाख की लागत से मसूरी टाउन हॉल का लोकार्पण किया जाएगा।
बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर घोषणा करते हुए कहा कि मसूरी राज्य निर्माण के आंदोलन की जन्मभूमि रही है। मसूरी और खटीमा दोनों ऐसे स्थान हैं जहां से उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी। हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, मसूरी को भी बड़ी सौगात। बिल्कुल, देखिए चारुल, मसूरी जो है राज्य सरकार का एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब चूंकि यात्रा सीजन शुरू हो जाएगी, जो पर्यटन के क्षेत्र में यात्रा होती है, 25 दिसंबर क्रिसमस डे मनाया जाता है। यहाँ पर भारी संख्या में लोग उत्तरी भारत से आते हैं, देश के अलग अलग कोने से आते हैं। नए साल के वक्त यहाँ मसूरी में पैर रखने की जगह नहीं होती, तो लगातार जो क्षेत्रीय विधायक हैं, गणेश जोशी जो कि प्रदेश में सैनिक कल्याण मंत्री भी हैं, सरकार से लगातार वो गुहार करते रहे हैं कि मसूरी में कुछ आधुनिकीकरण किया जाए, मसूरी के क्षेत्र का विकास किया जाए। चूँकि मसूरी पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, प्रसिद्धि हासिल है, तो अलग अलग जगह से लोग घूमने आते हैं। इसी के तहत राज्य सरकार ने 200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और टाउन हॉल की मांग बहुत लंबे समय से मसूरी वासी कर रहे थे, तो लिहाजा 18 करोड़ की लागत से टाउन हॉल का लोकार्पण हुआ है। मल्टी लेवल पार्किंग का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है और अभी हाल ही में मसूरी से देहरादून रोपवे भी प्रस्तावित है, जिस पर भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। बिल्कुल, देखिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। रोहित विक्रम सिंह, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि जिस दौरान मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया, उस दौरान क्या कुछ कहा। मैं आज जो लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, मसूरी में टाउन हॉल का निर्माण, मसूरी के क्रेंगेक में मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण, मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना, जिसके बारे में अभी जोशी जी बता रहे थे कि बहुत संघर्षों के बाद ये योजना स्वीकृत हुई है। मसूरी के IDH लंडौर में आवास निर्माण, कुल मिलाकर 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण यहाँ पर हुआ है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मसूरी चूंकि उत्तराखंड आंदोलन की एक जननी है और यहाँ पर उत्तराखंड आंदोलन 2 सितंबर 1994 को जो गोलीकांड हुआ, उसको हम भूल नहीं सकते। क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र से विधायक हूँ जहां 1 सितंबर 1994 को गोलीकांड हुआ और 2 सितंबर 1994 को मसूरी में हुआ। सबसे पहले मैं उत्तराखंड निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी बलिदानियों को, अमर शहीदों को मैं नमन करता हूं, मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज हम सबका लक्ष्य है उत्तराखंड राज्य उस दिशा में आगे बढ़े, उन सपनों को साकार करे जो हमारे जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व निछावर किया, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य बने, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया था और आज मोदी जी जो राज्य अटल जी ने बनाया था, उस राज्य को संवारने का काम उनके नेतृत्व में लगातार आगे चल रहा है। आज हम अटल जी के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं उत्तराखंड राज्य के लिए लगातार स्वीकृत हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, अभी आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग जब माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून आए थे, उस लोकार्पण, उस दिन शिलान्यास जो 18,000 करोड़ की योजनाओं का था, लेकिन उससे पहले पूरे 5 वर्षों में 2017 से लेकर 2021 जो अब समाप्त होने वाला है, इन अगर हम 5 वर्षों का पूरा हिसाब रखेंगे तो 1 लाख करोड़ योजनाएं यहां के लिए स्वीकृत हुई हैं। 1 लाख करोड़ योजनाएं, जिसमें बहुत सारे काम हमारे, चाहे वो नेशनल हाईवे के हों, चाहे वो ऑल वेदर रोडों के हों, चाहे वो आज हवाई अड्डे का विस्तारीकरण हो, चाहे हमारे आज के जो धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण हो,
जीर्णोद्धार हो, सौंदर्यीकरण हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा प्रदेश भी लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारा मसूरी ये एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और बड़ी चिंता होती है कि यहाँ पर आने वाले लोगों को अच्छी पार्किंग मिले, आप सब लोगों का अच्छा आतिथ्य मिले। बरसों बरसों से पार्किंग की जो है बहुत आवश्यकता थी और इसके लिए गणेश जोशी जी ने बड़ा संघर्ष किया और मैंने इनका संघर्ष देखा है। हम जब विधायक थे तो बहुत संघर्ष, बड़ा जूझे सचिवालय में जाकर, और ये संघर्ष हर प्रकार का करते हैं। वैसे तो ये अब हमसे, हमारे तो ये गार्जियन भी हैं वैसे, लेकिन कभी कभी जो है अब लोग मुझे युवा कहते हैं। आप लोगों में से दिखता मैं युवा हूं, लेकिन इनका जोश कहीं पर भी जो है अगर अपने क्षेत्र की बात आती है तो ये युवाओं से भी आगे निकल जाते हैं। तो बड़े संघर्ष के बाद ये पार्किंग हमारी मिली है। इस पार्किंग स्थल के बन जाने से निश्चित ही मसूरी में आने वाले पर्यटकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और इस वक्त सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हरिद्वार दौरे पर हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। हरिद्वार सम्मान यात्रा की शुरुआत करेंगे हरीश रावत। भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में निकाली जाएगी ये यात्रा। तो पूर्व सीएम हरीश रावत आज हरिद्वार दौरे पर हैं और भगवानपुर विधानसभा में हरीश रावत पहुंचेंगे, जहां हरिद्वार सम्मान यात्रा का वो शुभारंभ करेंगे। संजय पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, हरिद्वार सम्मान यात्रा से शुरुआत हो रही है, पूर्व सीएम हरीश रावत कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हरिद्वार से शुरू हुई ये यात्रा जीत दिला पाएगी? बिल्कुल चालू 2022 के चुनावों को लेकर जो सभी राजनीतिक दल है वो पूरी तरह युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, तरह तरह की रैलियां और बैठक निकालकर जनता के बीच अपनी अपनी नई नई स्कीम लेके पहुंच रहे हैं। इसी को देखते हुए आज कांग्रेस के जो पूर्व सीएम है यानी हरीश रावत आज सम्मान यात्रा का शुभारंभ करेंगे और ये हरिद्वार जिले के भगवानपुर से सम्मान यात्रा शुरू होगी। कहीं ना कहीं अपने जो वादे हैं, अब महंगाई कहें या फिर बेरोजगारी कहें, इन सब वादों को लेकर आज जनता के बीच पहुंचेंगे। यूं तो लगातार ही हरीश रावत जनता से संपर्क साध रहे हैं और सबसे अहम बात, हरीश रावत एक मुख्य जो कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनसे भी संपर्क साध रहे हैं। अब ये बड़ा सवाल है, क्या जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हरीश रावत जनता के बीच पहुंच रहे हैं, क्या वो जीत दिला पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा चारू। लेकिन जो पूरी तरह युद्ध स्तर पर जो तैयारी है चुनाव को लेकर वो कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरी तरह की जा रही है और जो नए मुद्दे हैं, रोजगार को कहें, महंगाई को कहें, सभी को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जी चारुल। संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया और इस दौरान अनीता शर्मा के साथ कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा ने सबसे पहले हरिद्वार के अलकनंदा घाट के पास स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया, जहां व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए और गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरित भी किए। रैन बसेरा में कर रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कि क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे। जो भी दिक्कत हो रही है, एक तो जहाँ भी खिड़कियाँ हैं वहाँ पे शीशे टूटे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द ठीक कराएंगे क्योंकि घाट की व्यवस्था देखो आप, इतनी ठंड हो रही है। तो मैं यही देखने आई थी कि कोई परेशानी नहीं है इनको, कुछ है तो हमें बताइए आप। तो इन लोगों ने कहा कि कोई परेशानी नहीं, क्योंकि पिछले साल भी मैंने हीटर लगवा दिए थे इनके लिए ठंड को देखते हुए, और जल्दी से जल्दी यहाँ पे बटन भी खराब है। मैं कहूँगी कि फटाफट हम कल ही इनका इंतजाम कर देंगे और इनका हीटर चालू करा देंगे। उधर देहरादून में ठंड से ठिठुरते गरीब लोगों को पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देर रात आईएसबीटी क्षेत्र में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कंबल बांटे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे।
हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह और संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब व्यवस्थाएं की जा रही हैं तो क्या उन्हें मुकम्मल किया जा रहा है या नहीं जमीनी स्तर पर, और इसी क्रम में देखिए कि मेयर खुद पहुंची ये देखने के लिए कि क्या हाल है रैन बसेरों का। बिल्कुल चारुल, सर्दी आते ही सबसे अहम जरूरी हो जाती है जो फुटपाथ पर पड़े लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सहारा मिल जाए, क्योंकि सर्दी से बचने के लिए कई बार ऐसा होता है सर्दी के कारण लोग अपना दम तोड़ देते हैं। इसी को देखते हुए जो मेयर अनीता शर्मा है उन्होंने रैन बसेरों का निरीक्षण किया और जो वहां की दुरुस्त व्यवस्था है उनका जायजा लिया। साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मेयर अनीता शर्मा कार्य कर रही है उसकी लोग सराहना भी कर रहे हैं। हालांकि समय समय पर वो क्षेत्र का निरीक्षण भी करते रहती है, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर रहता है। ऐसे में सर्दी का अभी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है, तो उसी को देखते हुए जो प्रशासनिक टीमें हैं और सामाजिक संगठन है वो क्षेत्र में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और जो लोग गरीब और असहाय लोग हैं उनकी मदद भी कर रहे हैं। जी संजय, बने रहिए हमारे साथ। रोहित भी जुड़े हुए हैं देहरादून से। रोहित, जिस तरह हम देख रहे हैं कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सड़कों पर उतरे और गरीब असहाय लोगों को कंबल बांटे, यानी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो जानते हैं कि सिर्फ ऑफिस में बैठकर ऑर्डर देने से तो कुछ नहीं होगा, जमीन पर उतरना पड़ेगा और अगर बदलाव चाहिए तो शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल चारुल, बता दें कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कल जन्मदिन भी था, तो इसी के तहत वो देर रात निकले थे। उनके साथ में मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद थे और तमाम जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो भी उपस्थित थे। आईएसबीटी क्षेत्र में उन्होंने सैकड़ों जो निर्धन और असहाय लोग हैं जो सड़कों के किनारे फुटपाथ पे सोते हैं उनको कंबल वितरित किए, और साथ में जो नगर निगम में जो मेयर हैं सुनील उनियाल गामा उनके द्वारा जो रैन बसेरों में मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जगह जगह रैन बसेरों के आसपास अलाव की व्यवस्था की गई है। जो लोग सड़कों पर सोते हैं या फिर दुर्घटना वाले बाहुल क्षेत्रों में सोते हैं उनको प्रशासन से अपील की है कि उनको रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाए। बीते रोज़ देहरादून के जो जिलाधिकारी हैं डॉक्टर आर राजेश कुमार, उन्होंने भी सड़कों पर उतरकर तमाम जो निर्धन लोग हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं उनको भी कंबल बांटे और सभी से कहा कि आप लोग सड़कों के बजाय जो सरकार के द्वारा रैन बसेरे बनाए गए हैं उनमें शिफ्ट हो जाए। वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है, कंबल की व्यवस्था है, रजाई की व्यवस्था है, अलाव की व्यवस्था है। तो नगर निगम प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। चूँकि ठंड बहुत प्रचंड स्तर पर पड़ रही है और 25 तारीख के आसपास एक बार फिर से पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है, लिहाजा शासन प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा पूरी मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। नगर निगम भी इस ओर पूरा जोर लगाए हुए है कि जो लोग सड़कों पे सोते हैं उनको जल्द से जल्द रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए आप, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने गरीब और असहाय लोगों को कंबल बांटे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने देर शाम नगर निगम क्षेत्र में दून अस्पताल चौक, रेलवे स्टेशन और फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कंबल बांटे। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क किनारे सो रहे लोगों को कंबल बांटे जा रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से ये पहल की गई जिसमें तमाम लोग जो सड़क पर रात बिताने को मजबूर हैं उनकी मदद के लिए जिला प्रशासन आगे आया। राजधानी देहरादून में कड़ाके की ठंड पड़ रही है जिसकी वजह से व्यापारी समेत सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हुई भारी बर्फबारी से देहरादून में धूप तो खिली है लेकिन गलन की वजह से जीवन मुश्किल भरा हो गया है। वहीं हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। राजधानी देहरादून में कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से तराई और मैदानी इलाकों में खासी ठंडी बढ़ चुकी है। राजधानी देहरादून की बात करें तो पारा लुढ़क कर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कुछ लोग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, एक ऑटो चालक मौजूद हैं। भाई साहब, ठंड से क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों के व्यापार में? बहुत बुरा हाल है, एक तो काम नहीं है, सुबह शाम ठंड बढ़ी हुई है, पब्लिक निकल नहीं रही है, बाजार की भी हालत थोड़ी वैसी है, इसलिए ठंड का तो बहुत बुरा हाल है। मतलब ठंड की वजह से शाम के बाद फिर यात्री नहीं मिलते? यात्री नहीं, 5 बजे के बाद तो यात्री है ही नहीं शाम को, और सुबह भी ठंड बहुत है। तो देख सकते हैं कि शाम को 5 बजे के बाद यात्री नहीं मिलते, सुबह बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। चाय वाले भैया हैं, भैया क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या धंधा ठीक चल पा रहा ठंड की वजह से? ठंड है जी बहुत, और धंधा भी है। जब ठंड हो जाती है तो लोग कम ही निकलते हैं, शाम के टाइम तो धंधा बंद ही हो जाता है। मतलब धंधे पे प्रभाव पड़ रहा है इसका। तो
धंधे पे प्रभाव पड़ रहा है और तमाम ऐसे लोग हैं जो व्यापार करते हैं लेकिन ठंड की वजह से उनको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। भाई साहब क्या करते हैं आप? मैं सर सीए क्या हूँ। अच्छा, CA आपको लगता है कि जो ठंड बढ़ रही है इससे कहीं ना कहीं कामकाज लोगों का प्रभावित हो रहा है, धंधा करने वाले लोगों का धंधा प्रभावित हो रहा है? पक्का हो रहा है, क्योंकि शाम को ठीक 4-5 बजे इतना कड़ाके की ठंड हो रही है कि हाथ पर एकदम अकड़ रहे हैं, काम करने का मन नहीं कर रहा है, सीधा लग रहा है कि घर में जाके एकदम अलाव लगा के सो जाओ आराम से। काम धंधे में फ़र्क तो पड़ ही रहा है, थोड़ा बहुत पड़ ही रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर आम जनजीवन से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पूरे उत्तरी भारत में पड़ रही है। देहरादून चूँकि पर्वतीय राज्य की राजधानी है, लिहाजा देहरादून वासी इस कड़ाके की सर्दी का सामना कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि जल्दी ये सर्दी बीत जाए। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित प्रथम। विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां मैदान में हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड सियासत में अपनी पकड़ मजबूत करती नजर आ रही है। प्रदेश में लगातार आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक उत्तराखंड की जनता के बीच दिल्ली मॉडल दिखाकर प्रदेश की जनता से वोट की अपील कर रहे हैं और रुड़की जनसभा का आयोजन, जिसमें दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम बिधूड़ी जनसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने आवाम को संबोधित करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर शोषण करने का आरोप लगाया। हमारे विधानसभा के लोग त्रस्त हैं, उन्होंने अपने नेताओं को वोट के टाइम पे देखा और सबने वो भी नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कभी उन्होंने अपनी जनता को डोर टू डोर कभी कैंपेन किया होगा या आम जनता से, गरीब लोगों से भी कभी मिले होंगे। तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ, जब हम लोग जाते हैं, हमारे इस सभा में भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने भविष्य के बारे में बात सुन रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, एक आंदोलन की तरीके से मंगलौर विधानसभा में काम हो रहा है और हमारा जो एक समूह है, हमारा जो एक आम आदमी पार्टी का एक ग्रुप है, वो बढ़ता ही जा रहा है। हर गांव में हमारा काफिला बड़ा होता है। कहते हैं ना, हाथ कंगर को आरसी क्या, पढ़े लिखे के लिए फारसी क्या। दिल्ली दूर थोड़ी है। अभी जितनी योजनाएं मैंने बताई हैं ये भी यहाँ लागू करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी खुद अपने जबान से घोषणा कर चुके हैं 300 यूनिट फ्री का, 5,000 रुपया बेरोजगार भत्ता, महिला के लिए 1,000 रुपये। ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, यहाँ पूरा स्टेट का दर्जा है। यहाँ दिल्ली में क्या है, ना सरकार के पास लैंड है ना लाइन ऑर्डर है। यहाँ तो सरकार के पास लैंड भी है, लाइन ऑर्डर भी है, स्टेट का पूरा दर्जा है, मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार है। तो ऐसी चुनाव का वक्त है, नेता एक दूसरे को घेरने में जुटे हैं, एक दूसरे पर जुबानी प्रहार कर रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में उत्तराखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की देहरादून में मुलाकात हुई। पूर्व सीएम हरीश रावत पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को जन्मदिन की बधाइयां देने उनके आवास पर पहुंचे। एक सवाल ने पूरे माहौल को ठहाके में तब्दील कर दिया। बता दें कि हुआ यूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत से हरीश रावत ने उनकी उम्र पूछ ली और कहा कि अब कितने साल के हो गए हैं, जिसके बाद पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। वहीं जाकर के बधाई देते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।